वेलकम टू नया दौर। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट दो हैवी वेट मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी मैं क्यों कह रही हूँ, सियासतदानों की आपस की मुलाकात है तकरीबन 15 साल के बाद। मैं काफ लीग के जो सदर हैं चौधरी शुजात, उनकी बात कर रही हूँ और मियाँ नवाज शरीफ की मुलाकात की बात कर रही हूँ। 1999 के मार्शल लॉ के बाद वजूद में आने वाली काफ लीग, वैसे तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन काफ लीग ही समझते हैं लोग इसका, बट चौधरी शुजात बहुत उससे पहले से सियासत में एक बहुत अहम मोहरा समझे जाते हैं और उस पर हम डिस्कशन भी करेंगे इस प्रोग्राम में। 1999 के कू के बाद 2009 में उनकी वालिदा की इयादत करने के लिए नवाज शरीफ उनके घर गए थे और फिर आज मुलाकात हुई है। 15 साल के बाद वो उनके दरवाजे पे खुद चल के गए हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि काफ लीग का साइज़ कितना है, असर कितना है और कितने लोग हैं उस पार्टी में। बट इट सेज वॉल्यूम्स अबाउट आवर पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल लैंडस्केप, हमारी सियासत कि साइज़ मैटर नहीं करता, अवाम में कितनी नुमाइंदगी है ये मैटर नहीं करता। अगर इक़्तिदार का मामला हो, सियासत का मामला हो, जीत एट स्टेक हो, तो आप किसी के भी दरवाजे पे चल के जा सकते हैं। इक़्तिदार का नशा ही ऐसा है कि जब भी चैलेंज होता है तो आप सारी पुरानी रंजिशें भी भूल जाते हैं, आपको भूल जाता है माजी में कैसे कैसे बयानात एक दूसरे के खिलाफ दिए थे। और बहरहाल ये तो अब माजी की बातें हो गई, अब तो इंतकाम के हम उस लेवल पे हैं आजकल जो हो रहा है, जिसमें मेरा ख्याल है हर कोई भूल गया है कि सबके स्केलेटन्स क्लोजेट्स में मौजूद हैं। और समझने की बात है कि जब ये आग चल पड़ी है तो असल में तो ये सियासतदानों ने खुद समझना था कि ये सबके घर तक पहुंचेगी। ऐसी मिसालें ना कायम करें कि आपको बाद में ये लगे कि ये हम तक भी आ गई है और हो यही रहा है, तो चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं, ये किसी को याद नहीं है। लेकिन सीट एडजस्टमेंट के लिए किसी के दरवाजे पे भी जाया जा सकता है। किरदार कशी होती रहे, मीडिया पे ब्रेकिंग न्यूज़ पे किसी के किरदार की धज्जियाँ उड़ती रहें, उस पर कोई ताज़ियत के दो लफ्ज़ नहीं सुनने को मिलेंगे। लेकिन अगर इक़्तिदार है, इलेक्शंस हैं, सीट एडजस्टमेंट है, तो किसी के दरवाजे पे भी चल के जाया जा सकता है। ये सिखाया है हमें हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने। अखलाकियात हम पहले ही जानते हैं कि कभी भी सियासत का महवर नहीं रही, लेकिन जो मैं बार बार कहती हूँ और कहती रहूँगी कि ऑप्टिक्स के लिए ही लिहाजदारी हो जानी चाहिए, कुछ दिखावे के लिए ही पर्दा रहने दें। हम कल को कह सकें कि हमने एज ए जर्नलिस्ट, जब राना सनाउल्लाह के ऊपर पीटीआई के दौर में मुकदमात हुए थे, हमने भरपूर मजम्मत की थी। जो कुछ हुआ था नून लीग के लोगों के साथ हमने भरपूर मजम्मत की थी। लेकिन आज कोई बोलने वाला मौजूद नहीं है। आज सब इकट्ठे हैं क्योंकि एक बंदर बांट है और इक़्तिदार के मामले में सारे बड़े इनसिक्योर हैं। कोई नहीं चाहता कोई तीसरा खिलाड़ी मैदान में हो। और हमने देखा है आज कि सिर्फ 2 सीटों पे बात हुई है, लेकिन वो 2 सीटें भी शायद काफ लीग को काफ़ी लग रही हैं। इसार राना है मेरे साथ, ताहिर मलिक साहब है मेरे साथ। मलिक साहब, इतनी बड़ी सियासी जमात, किंग मेकर नवाज शरीफ, उनको चल के काफ लीग के दरवाजे पे क्यों जाना पड़ा है? मतलब आपका अगर इंट्रो को मैं समराइज करूं तो वही जवाब है। देखिए, पावर पॉलिटिक्स है और आपने सारी जो आप बात करी ना इखलाक खलूकी, मेरा ख्याल है मुझे तो ये पॉजिटिव लगा। पाकिस्तान का सियासतदान अच्छा है, नंगा हो गया। उसमें वो जो आप का पॉइंट है जी कि आप अच्छी बातें भी करें, जमहूरियत की बातें करें, अवाम की बातें करें, वो बिल्कुल नंगे हो गया। भी हमारी पावर पॉलिटिक्स हमें 1 सीट भी मिलेगी, आधी सीट भी मिलेगी, हम जाएंगे। और नवाज ने सीधी बात है, एक चीज़ क्लियर नज़र आ रही है साद नवाज की, उसको जो मैं बार बार एक ही मेरी भी केसट फंस गई है वहाँ पे कि उसको पता है रियासत को एंगेज हो गया अपना पीटीआई, बाकी जो बचा उसको एक बनाओ कौमी हुकूमत और अपने आप को किंग की बजाय किंग मेकर बताओ मैं कमिंग पावर हूँ, जो मेरे साथ लगेगा उसको हिस्सा मिलेगा। और आज के जाने का सिर्फ एक सिम्बॉलिकली पावर ये है कि आप छोटी पार्टियों को बता रहे हैं कि आप मेरे से नहीं लड़ सकते, मैं एक बड़ा भाई बन के आता हूँ, बड़े दिल से आओ, मेरे पास आओ और मेरे से 2-2, 3-3 सीटें ले लो, अपना काम करो। इसके लिए दूसरी तरफ क्या कि आपका भाई एक परवेज लाई था, वो मेरे पास नहीं आया, अब वो हम आगे डिबेट करेंगे। उसके पास 13 मुकदमा है, बेटा उसका स्पेन में फंसा हुआ है, रोज केसेस हैं। एक भाई समझदार है, उसको पता है कि पाकिस्तान की पावर कैसी है। और आपको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चौधरी शुजात साहब आप लंच भी कर रहे हैं, डिनर भी कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं, 15 साल बाद मुलाकात भी हो गई है, जिसने
थोड़ी सी जुल्फ़कार अली भुट्टो बनने की कोशिश की मोहन सलाई ने कि अब्बा जी नहीं, अब हमने वो वाली सियासत नहीं करनी गेट नंबर 4 की, अब हम रियल सियासत करेंगे, हम इमरान खान का दौर है, PTA का दौर है, हम पॉपुलर करेंगे। लो जी पॉपुलर हो जाओ। वो 13 केस लेके बैठा हुआ है बेचारा जेलों में। सका बेटा जो है जट है जी, पंजाबी है, बाप जनाब अल्लाह माफ़ी दे जेलों में फंसा हुआ है, और बेटा जनाब से स्पेन बैठा हुआ है। तो ये रियलिटी है पाकिस्तान की। बात तो रियलिटी की वो ठीक कर रहे हैं, रियलिटी यही है। लेकिन किंग मेकर का मेरा सवाल वही है, खुद चल के जाना काफ लीग के दरवाजे पे, या तो ये काफ लीग की री इंडोर्समेंट है कि इवन माइनस परवेज इलाही भी जो लाइन टो करेगा, जो मुक्तदिर हलकों के साथ रहेगा, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि नवाज शरीफ को भी चल के उसके दरवाजे पे जाना पड़ा। देखिए, पहले तो जो ये बात है ना कि जी नवाज शरीफ साहब बादशाह हैं और मलिक साहब के बकौल वो बादशाह हैं, किंग हैं, तो ये वो बादशाह हैं जो ताश के पत्तों में अमूमन कम पड़ जाते हैं और फिर एक जोकर उठा के ताश के पत्तों में पूरा करना पड़ता है। और इस बादशाह पे जब यक्का पड़ जाता है ना, तो फिर इसकी यक्का क्या होता है? वो ए, अच्छा, ठीक है ना। जब वो यक्का पड़ जाता है तो फिर ना बेगम रहती है, ना गुलाम रहते हैं, ना वो दुखियाँ रहती हैं जिनको कभी आप वज़ीर आला बना देते हैं, कभी कोई बड़ी वजारतें दे देते हैं। तो ये बादशाह की बातें मुझे ना सुनाया करें। बादशाह तो मैंने खुद सुना है। जब मैं बोलूं उठ के बाहर चला जाएगा, नहीं ना सुना करो। मैंने तो बादशाह, मैंने तो मीडिया, मैं तो एनालिस्ट हूँ, पॉलिटिक्स की बात करनी है मेरी मजबूरी है। मैं शेर व शायरी तो सुनानी नहीं मैंने। आपने बात कर ली तो कर मुझे लिया, इजाजत करें। नहीं, आप अगर आपको और जी, कोई नहीं, बात नहीं, मैंने हो, go ahead, बता go दें। ahead। मैंने कहा आपने शायरी सुनानी होती है, मैंने सियासत अगर सुनानी होती है। मैंने तो आप जब बोल रहे होते हैं तो मैं उसको ये समझ के कि ये मेरे हिस्से में लिखी हुई बुराई है, मैं बर्दाश्त करता हूँ। मेरी बात सुन लिया करें आप, मेरी बात ही आप बीच अपना में ख्याल काट देते रखें, हैं, इससे बचाएं अपने ठीक है आप ना। को। वैसे तो लोग आपको भी बादशाह कहते हैं, मैंने खुद सुना है आपको बंदा कह रहा था बादशाह से साइकिल लगे कर दे, तो वो छोड़ दें बादशाह जो है ना। वो मैं तो डिस्कशन पे आ जाए। जी मैं आ रहा हूँ। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि ये जो किंग्स पार्टियाँ होती हैं, इस वक्त कितनी किंग्स पार्टी मैं अर्ज करने जा रहा हूँ। पहले तो किंग्स पार्टियों के जो इबरतनाक अंजाम है ना, आज की मुलाकात में वो भी नजर आया है। ओके, देखें यही चौधरी शुजात थे। 2002 में इनके पास 173 सीटें थी कौमी असेंबली की, ठीक है। 2002 में 2002 मुशर्रफ के दौर में जी 173, एक 173 मीन समथिंग। और आज वो मेरे दो बेटों को, दो को एडजस्ट कर लें और तारिक बशीर चीमा को कर लें, क्योंकि उसने बड़ी मुश्किल से मेरे कज़न से लड़ाई करवाई है, ठीक है। आज 2 सीटों के लिए ये एक पहलू। दूसरा पहलू सुन लें कि वो नवाज शरीफ जो 2 तिहाई अक्सरियत से आ गए थे, लंदन से पहुंचने से पहले ही 2 तिहाई अक्सरियत मिल गई थी जिन्हें, ठीक है ना, और जिनके मुतालिक मरियम साहिबा और बाकी सारे कह रहे थे कि अवाम सड़कों के ऊपर लोटनियां खा रहे हैं कि हमारा लीडर कब आएगा, ठीक है। आज वो कभी बाप के पास जाता है कि 2 सीटें दे दूंगा, मेरे साथ मिल जाओ। MQM जिनके लिए वो कहता है कि जी कभी मैं सबसे कर लूंगा, इनसे नहीं करूंगा, वो उनके पास भी जा रहे हैं। चौधरी शुजात और नवाज शरीफ, वो जो नवाज शरीफ कहते थे कि हम लोटों को बिल्कुल कोई टिकट नहीं देंगे, तो अभी लोटों की डेफिनेशन चेंज हो गई है या वो इनको लोटे नहीं समझते? नहीं, अब ये नर्म दबीज टिश्यू पेपर हो गए, अच्छा, लोटे नहीं रहे, ओके, ठीक है ना। तो इसलिए ये काबिल कबूल है। और आखिरी बात में अभी इन्होंने, मलिक साहब ने, मेरे प्यारे मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो कैसे जट हैं, पंजाबी हैं, बाप जेल में हैं और खुद मोनस बाहर फिर रहे। तो जदों इत्थे मैयतां होईयां सन ते कुछ लोगों के बेटिया ने लंदन से कहा था कि हम नहीं आते। वो भी शर्म वो केड़ी गल फिर तेरी सही है यार, कदे उधर और मैंने गल ते गल जो मैं गल कहना वो ये भी शर्म ना के, वो भी शर्म ना के, आप भी इंतहाई शर्म ना के। मैं इसलिए गुस्सा करता हूं, मैं पीआरओ नहीं हूं, मैं जवाब दे नहीं हूं, मैं किसका जवाब? बंदे का कोई किसी जगह पे खड़ा भी होता है कि नहीं? क्यों खड़ा हूं? मैं जर्नलिस्ट हूं, और जर्नलिस्ट का कोई इखलाकी नहीं, कोई असूल नहीं होता। अगर नवाज जर्नलिस्ट का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता इखलाकी। जो गलत करेगा सब गलत है, कोई फिर गलत है तो सबको ना। मैं तो कह रहा हूं वो भी पंजाबी सी मोहन सिलाई देखें जी, वो आया नहीं। कितनी बातें की तुमने, शेरो शायरी, कितनी बातें की। जब बात करो, बताएं, जब फैक्ट्स पे बात करो, बात करो, फैक्ट्स पे बात करो। फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं और मैं आसमानों पे बात कर रहा हूं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं जिससे आपको बहुत ज्यादा अंदर वो हलचल मची। फैक्ट, आप जर्नलिस्ट हैं भाई, मुझे कोई फैक्ट बताओ मेरी। फैक्ट की मैं उनकी कर
वॉल्यूम 10 चुक ले आवा, ले आओ, चलो वॉल्यूम 10 उठा लो, क्या करूंगा मैं? ले आओ तुम्हारा फैक्ट्स तो ले, फैक्ट्स मैं फैक्ट्स आपको बता रहा हूं, ये फैक्ट नहीं है। नहीं, ये जज्बात के वॉल्यूम 10 ले आओ, यहाँ पे यही कर सकते हो। ये जज्बात है जी। और क्या? जब मैं ये कहता हूं, ये कह रहे हैं मोने सिलाई साहब, उनका बाप जेल में है, एक सवाल इनसे ठीक है, मोने सिलाई साहब के बकौल इनके कि वो जेल में है और वो बाहर फिर रहे। तो जब वहां से लंदन से क्या नाम है वालिदा मोहतरमा की, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, जब आई थी तो कितने बेटे थे जो साथ आ गए थे? वो गलत किया उन्होंने भी, ठीक है ना? अच्छा ये बात, ये आप मिसाल देते हुए ना जरा दोनों तरफ गौर किया करें। दोनों को गलत कह रहा हूँ। अच्छा, जब मैं याद करा दूं तो आप कहते हैं ये सही है, ये सही है। सुना करो, शेरो शायरी ना अच्छा, किया करो। कितनी चीजों से हम आंखें बंद करके यू टर्न ले लेते हैं। यू टर्न किसी और के लिए मशहूर था, लेकिन हमारे ये सारे जो बहुत बड़े बड़े सियासतदान हैं, मोतबर नजरियाती सियासतदान, ये बार बार ये साबित करते हैं कि यू टर्न इन सबका असल में सेंट्रल आइडिया है इन द पॉलिटिक्स। मैं इनसे पूछ रही थी, हम लोटो को नहीं देंगे, कोई भी टिकट नहीं देंगे, लोटो की जगह कहाँ है? बस एक वॉशरूम में, ठीक है, ये मरियम नवाज तकरीरों में कहती रही हैं। और बारहा कहाँ है? ठीक है, उसके बाद वोट को इज्जत दो की तो बात ही ना करें, वो तो इज्जत हो गई जो होनी थी। उसके अलावा 5 लोगों का मुहासबा होगा, 5 लोगों का एहतसाब होगा। कितने नजरियाती हैं ये लोग कि बार बार एक बात कहते हैं, उससे हट जाते हैं, उसके बाद मिलने जाते हैं, फिर नो मीडिया टॉक, किसी ने बात नहीं की मीडिया से, ना उस वफ्त ने जो वहां गया था, ना चौधरी शुजात ने। डोंट यू थिंक दे ऑल नो कि दे हैव नो फेस टू टॉक टू द मीडिया एनीमोर? एब्सोल्युटली। मैं समझता हूँ कि शेख रशीद की, देखिए हर बंदे में कोई ना कोई ब्यूटी होती है। शेख रशीद का जो एक फिक्रा आप लें ना, गेट नंबर 4 का, मैं वहाँ पे आने लगूँ जब किंग की बात हो रही थी, 179 लोग थे। ये हमारे जनरल मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने किताब लिखी थी इन द लाइन ऑफ फायर। उसमें अब मैं वो एग्जैक्ट नहीं बता सकता, उसने बकलम खुद जनरल मुशर्रफ साहब ने लिखा है कि काफ लीग मेरी मेहरबानी। और उसका वाक़या भी मैं आपको सुना देता हूँ। मेरे अच्छे दोस्त थे जनरल अपना मेहदी साहब, वो फरमाते हैं, मैंने उनसे पूछा जी काफली किस तरह बनी थी? उन्होंने जी काफली किस तरह बनी थी कि ये जनरल मुशर्रफ, उनका एक दोस्त था तारक अजीज, वो उस वक्त सेक्रेटरी था, ब्यूरोक्रेट था, और ये परवेज अलाई और चौधरी शुजात, ये चारों FC कॉलेज लाहौर से पढ़े हैं। इत्तेफाक की बात है, जनरल मुशर्रफ आर्मी जाने से पहले वो भी FC कॉलेज में पढ़े थे। तो ये जो हमारा एक ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, 4 लोग एक दौर से पढ़े हुए हैं, तो ये बेसिकली तारक अजीज ने इन कराया, तारक अजीज ने उनको इन कराया कि जनाब अगर आपने नवाज शरीफ को पकड़ना है ना तो आप इनको पकड़े पंजाब से। अच्छा, बट इतनी मजेदार बात उससे मुझे पाकिस्तान की सियासत की जो उस वाक़े से समझ आई ना, मैं आज तक उसी लिए मैं बहस ही नहीं करता कि पाकिस्तान में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई जमहूरियत नहीं है। मैंने जनरल साहब से पूछा कि जनरल साहब ये किस तरह बनी थी काफ लीग? उन्होंने कहा कि जनरल मुशर्रफ ने एक महफिल में, आज़ादी महफिल में दोनों भाइयों को बुलाया, वहाँ पे तारक अजीज बैठा हुआ था। तो तारक अजीज ने पहले होमवर्क किया, कहा जी कि आप पंजाब इनके वाले करें, नून लीग को अगर आपने पकड़ना, ये 2001 में जमात बनी है। तो उन्हें एक फिक्रा कहा, कहता है जनरल मुशर्रफ ने सिर्फ एक फिक्रा इंग्लिश में कहा कि तारिक इनसे को कि मेहदी से मिल लें। तो मैं हैरान रह गया, जो जनरल मेहदी ने मुझे बात बताई, उसने कहा ये दोनों भाई उस जमाने की पजेरों की गाड़ी थी बड़ी, 4.5 घंटे में इस्लामाबाद से मुझे लाहौर मिलने आए। इस दौरान में उन्होंने बताया सिर्फ 2 बंदे थे मुस्लिम लीग नून के, उनके छोड़ के सबके मुझे फोन आ गया, पूरी मार्केट में शोर पड़ गया, नवी पार्टी बन गई थी, जनरल हुसैन मेहदी बनेगा। और जनरल हुसैन मेहदी ने उसकी एपिसोड 2 ये बताई। मैंने कहा फिर आपने पार्टी किसी ने बताई? उन्होंने बताया मेरा एक घर था, मैं वहाँ अपने मैंने ऑफिस खोला, वहाँ मैंने एक तरफ फाइलें रख ली जो हमारा पाकिस्तानी फार्मूला है। तो जो बंदा है, मैंने कहा बेटा दोस्त भाई तुम्हें पता ऊपर आसमान पे अल्लाह भी है, नीचे ये फाइलें हैं, तुम फैसला कर लो सुबह तुमने काम में जाना है कि फाइलों में जाना है। तो उन्होंने बताया सिर्फ 2 बंदों ने रेजिस्टेंस की, तो बाकी सारों ने काफ लीग बन गई। एक दिन में काफ लीग किस तरह बनी थी। और जनरल मुशर्रफ हैज रिटन दिस, जो ये साहब कह रहे हैं, वो जो सीटें कह रहे हैं ना उनकी 179 थी, वो जनरल मुशर्रफ की सीटें थी, चौधरी शुजात की नहीं थी। भाई फेस तो जो फेस पॉलिटिकल फेस दिया था जनरल मुशर्रफ को, वो तो काफ लीग नहीं दिया था ना। तो दैट इज वेयर आई एम कमिंग टू एक्चुअली, कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो चौधरी ज़हूर इलाई के नाम से पहचानी जाती थी, काफ लीग तो बहुत बाद में जाके बनी ना। और जिस तरीके से इन्होंने नवाब ऑफ कालाबाग को, जिनकी उस वक्त बड़ी दहशत थी, जिस तरह इन्होंने अपना एक हल्का बनाया और एक हवलदार थे पुलिस में मेरे ख्याल है, वहां से आगाज किया। ये सक्सेस स्टोरी है या एक स्टोरी ऑफ इन्फ्लुएंस है कि किस तरह एक शख्स ने, एक नवाब को उस वक्त के, जिसका बड़ा एक माना जाता था कि इम्पैक्ट है पॉलिटिक्स में, और जनरल अयूब का ज़माना, ये कहाँ से उठे और उसके बाद काफ लीग तक पहुँचे, और फिर काफ लीग से आगे PTI का सफ़र मैं बाद में आपसे बात करूँगी।
तो चौधरी ज़हूर का क्या कॉन्सेप्ट था, ये वही लेके चल रहे हैं? देखिए जुनैरा, चौधरी ज़हूर इलाही की जो ज़िंदगी है ना, अगर आप उसे स्टडी करें तो पाकिस्तान की जो सियासी सोच है ना, उसके बहुत सारे पहलू आपके सामने आते हैं। जैसे अभी मलिक साहब कह रहे थे कि वो फ़ोन हुआ और वो बन गई, तो किसी टाइम एक फ़ोन पे पॉलिटिकल पार्टी बन गई। मेरी ख्वाहिश है कि मलिक साहब को चूँकि हिस्ट्री अच्छी है, किसी दिन इनसे पूछेगा कि आईजीआई कैसे बनी थी। अच्छा। और सियासतदानों वो में जनरल कैसे हमीद गुल के वो भी मैं बता देता हूँ। नौ सितारे नहीं, वो जनरल हमीद गुल ने बनाई है आपकी। अभी वो सुप्रीम कोर्ट सुन ले, सुप्रीम कोर्ट में किसी हमारे एक जनरल साहब ने लिख के भेजा हुआ है कि हमने फंडिंग भी की, उसमें नवाज शरीफ का भी नाम। हाँ, वो तो असर खान केस, इट्स एन ओपन एंड शट। देखिए आपकी कामयाबी ये होती है कि अब मलिक साहब मेरी ज़बान बोलना शुरू हो गए कि 5 लाख नवाज शरीफ ने भी लिए थे। अच्छा, ठीक है ना, बस 5 लाख, सिर्फ 5 लाख? बस वो उस टाइम हमारे अप्रोच इतनी ये जमहूरियत के लिए ठीक है लिए थे, ना? इस तरह ना करो, हमारे पे इल्जाम ना तो फिर करो। भुट्टो साहब चौधरी ज़हूर इलाही की बात कर रहे थे। देखें ज़हूर इलाही साहब, जैसे आपने नवाब ऑफ कालाबाग का बताया, एब्डो के तहत जब सियासतदानों को सियासी रगड़े लगते थे, तो ज़हूर इलाही साहब उस दौर में ज़रा मर्ज कर रहे थे, आ रहे थे, ज़हीन आदमी थे, और उन्होंने उन हालात के अंदर अपनी एक अलहदा शनाख्त बनाई। उसके बाद उन्होंने उस दौर में वो मुस्लिम लीग जो थी उसको इतना मजबूत किया कि उस वक्त पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे थी। यानी वैसे व्हाट अ डिके ऑफ मुस्लिम लीग के जना से वो कहाँ पहुंचे। अच्छा, फिर उसके बाद मैं जरा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रखना चाह रहा हूँ चीज़ों को। जब ज़हूर इलाही साहब ने भुट्टो और ज़हूर इलाही आमने सामने हो गए, और भुट्टो ने उनके ऊपर भैंस चोरी का मुकदमा भी बनवाया, और उनके ऊपर अच्छा, वो उस वक्त का भी यही किस्सा था? आज का भी यही? आज भी मेरे दोस्त फवाद चौधरी के ऊपर भैंस चोरी का मुकदमा बनाए, और उस टाइम भैंस बड़ी रेलेवेंट रही है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, बड़ी कीमती है। और साइकिल चोरी का मुकदमा भी बना ज़हूर इलाही साहब पे। अच्छा। लेकिन असल टर्निंग पॉइंट क्या था, जब भुट्टो की और ज़हूर इलाही साहब की नफरत बहुत बढ़ी, और ज़ियाउल हक के ज़हूर इलाही साहब जो थे वो फ्रंटमैन बन गए, ब्लू आइड हो गए। तो भुट्टो साहब को जब फांसी हुई, तो जब इनका कत्ल हुआ ज़हूर इलाही साहब का, इनके मुतालिक कहा जाता है कि जिस पेन से मौलवी मुश्ताक ने भुट्टो साहब की फांसी पे दस्तखत किए थे, ये उन्होंने मुंह मांगी कीमत पे खरीद लिया था। ठीक है, फिर इनका कत्ल हो गया, और अल-जुल्फ़कार के ऊपर इल्ज़ाम आया कि ये अल-जुल्फ़कार। अब यहाँ से सियासत की बेशर्मी और सियासत की मुफाद परस्ती और सियासत की घटियापन का अंदाजा लगाए कि एक तरफ वो जुल्फ़कार अली भुट्टो, जिसके मुतालिक कहा जाता है कि ज़हूर इलाही उसका अहम रुकन थे उन्हें फांसी दिलाने में, ठीक है, दूसरी तरफ ज़हूर इलाही जिनके को कत्ल किया गया और कहा गया कि पीपल्स पार्टी के अल-जुल्फ़कार ने किया, और फिर ये दोनों मुफादात के अंदर एक दूसरे के साथ वापस इस तरह मिले कि भुट्टो के को फांसी की सजा देने वाले, कलम खरीदने वाले के घर को इन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया। ठीक है, और उसके बाद चल सो चालू हुई। आगे परवेज इलाही का जो है वो ये बताएगा, लेकिन मेरे सिर्फ एक सवाल है जुनैरा साहिबा, वो ये है कि ठीक है, इक्तिदार की सियासत जोड़ तोड़ यही सियासत है, कोई अखलाकियात, कोई शर्म, कोई बंदे के अंदर असूल पसंदी भी कोई चीज है या नहीं है, या पाकिस्तान में जो जितना बड़ा लुच्चा है वो उतना ही बड़ा उच्चा है? डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम नैब पे तो बोलते हैं कि गलत मुकदमात बनाते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, लोगों को बदनाम करें हैं, लेकिन ये सारी हिस्ट्री जो डिस्कस हो रही है, ये तो ये बताती है कि ख़ुद सियासतदान जो एक दूसरे को बदनाम करते हैं, जो एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते हैं, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहा है और उसके बाद ही उसको अपना डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बना रहा है, उसके बाद चल के उनके घर भी जा रहा है, फिर कातिल लीग भी सुना हमने। मतलब इस हद तक जाते हैं कि अवाम समझती है कि शायद इस बात में कहीं कोई ना कोई सच होगा, और उसके बाद कुछ साल गुजरते हैं और वही 80s, 70s, 60s के सियासत रिपीट हो जा रही है। तो आर वी हेडिंग एनीवेयर कि ये दायरों का सफर ही चलता रहेगा? लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। और हम, क्योंकि आज की ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट है कि चौधरी शुजात की और मियां नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है, और बड़ी कॉर्डियल हुई है, बड़े अच्छे माहौल में हुई है, इतनी अच्छी हुई है कि उन्होंने उसको डिस्कस करने की ज़रूरत महसूस नहीं की मीडिया के साथ दोनों पार्टीज़ ने। अब हाउ आर पॉलिटिक्स हैव इवॉल्व्ड, हम
कहाँ पहुंच रहे हैं, क्या कहीं पहुंच भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वही पार्टीज हैं, वही लोग हैं, वही चेहरे हैं और वही पॉलिटिक्स हैं। तो चौधरी शुजात का आप जो इम्पैक्ट देखते हैं आज की पॉलिटिक्स में, जो परवेज़ इलाही की गवर्नमेंट गिराने के लिए उनका ख़त पहुंचा, जो उन्होंने रोल प्ले किया है पिछले दिनों, दैट इज़ माइंड बॉगलिंग। मतलब एक ख़ानदान में दरार पड़ गई, यहाँ तक मामला पहुंचा। चौधरी ज़हूर इलाही की सियासत देखें तो वो भी कत्ल के इर्द गिर्द, वो पेन खरीद लिया, भुट्टो की राइवलरी में वो कहाँ तक गए। तो चौधरी शुजात भी आपको उसी ट्रेजेक्ट्री पे चलते नजर आ रहे हैं, वही लेगेसी कैरी कर रहे हैं। मैं राणे ने बड़ा खूबसूरत हिस्ट्री से है, तो मैं चाह रहा हूँ उससे जोड़ के रखूँ। मैं समझ उन्होंने अपने वालिद साहब से 100 गुना आगे गए हैं, क्योंकि इनके जो वालिद थे ना, वो एक ज़माने में 58 में सियासत में है, कौंसल मुस्लिम लीग में गए, कहानी नहीं बनी, रिपब्लिकन पार्टी में गए, कहानी नहीं, फिल्म एंड नहीं हुआ, वो एंड से बना ताकत नहीं मिली, कन्वेंशन लीग में गए, काम नहीं बना। तो उन्होंने सारी पार्टियां बदल के उनको फिर एक पार्टी पसंद आ गई, वो जनरल मुशर्रफ पार्टी, सॉरी जनरल ज़िया पार्टी। अच्छा। इसीलिए उन्होंने खुश करने के लिए पेन खरीदा। जब उन्होंने पेन खरीदा, यानी 4 पार्टीज तो चौधरी ज़हूर इलाही ने क्लाइम कर ली। जिस बंदे ने जनरल ज़िया पार्टी ज्वाइन की वही चलेगी। ये चौधरी शुजात रिश्ते में नवाज शरीफ के सियासी कजन है। Okay. जो इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ आप जो अंदर की बात आप पूछ रही हैं, ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी आ गई है। 3 उनकी पार्टी बदली, ये आए हैं 1985 में सियासत में। पाकिस्तान का वाली वारिस कौन था, MNA कब बनते हैं, जनरल ज़ियाउल्लाह के ऊपर बैठे थे। ये जनरल ज़िया की जब पार्टी ज्वाइन की तो जनाब ये वजीर दाखिला भी बन गए, और इनके एक और आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात, ये वजीर आजम भी बन गए, क्योंकि इन्होंने जनरल ज़िया के साथ काम किया, ताकत के साथ। जो मेरा आर्गूमेंट है कि यहाँ पे ताकत लेनी है तो ताकत के साथ काम करो, ये चौधरी शुजात। आगे चलते हैं, जनरल मुशर्रफ की मैंने आपको बात बता दी। जनरल मुशर्रफ के साथ बेस्ट जो अलाइनमेंट हुई है वो चौधरी बरादरान की। तो ये जो कहते हैं ना जी वज़ादारी, जो बड़े अवाम दोस्त हैं, इनको एक चीज़ की बड़ी क्लियर समझ है कि अगर आप ताकतवर के साथ हैं तो फिर सारा कल्चर ठीक है। अच्छा। जो ही आप ताकत से हटे तो वो चौधरी परवेज इलाही का देखें क्या हाल हुआ, किधर गई वो वज़ादारी, किधर गई वो आते हैं। लेकिन परवेज इलाही ने तो कभी कोई पर्दा नहीं रखा। मतलब मैं इस काफ लीग की कलेक्टिव बात कर रही हूँ। मुशर्रफ के दौर में बड़े खुल के कहते थे हमें 100 दफ़ा भी अगर इन्हें सदर रखना पड़ा तो हम असेंबली से, क्योंकि वर्दी सॉरी वर्दी में रखेंगे ये। हाँ, मतलब अगर यूनिफॉर्म में सदर रखना पड़ा हम रखेंगे, 100 दफ़ा भी रखेंगे। तो इनको कभी ऑप्टिक्स की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे ख्याल है ये वो पार्टी है जिसने कभी कोशिश भी नहीं की ये कहने की कि मैं नजरियाती हो गया हूँ, ऐसा ही है। लेकिन ये जो एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे परवेज इलाही पहुंचे हैं PTI के साथ, जो उनका गठजोड़ हुआ है, अब तो इट्स एन ओपन सीक्रेट कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन बैक इन 2002 जब इमरान खान की जो पार्टी है चेयरमैन होते थे ये उस वक्त, अब तो नहीं है, ये गए थे मुलाकात करने के लिए ऐवान सदर में, और हामिद खान ने उस वक्त भी मुखालफत की थी, क्योंकि सदर के दोनों तरफ दोनों बरादरान बैठे हुए थे। और जो हमारे कासिम के अब्बा हैं वो कहते हैं कि मैं तो उसी वक्त से कहता था कि हम इन लोगों के साथ नहीं चल सकते। उनका भी यू टर्न मुझे समझ नहीं आया कि इतना ट्रस्ट उस्मान बुज़दार पे और उसके बाद परवेज़ इलाही पे, और परवेज़ इलाही की इतनी सबमिशन कि उनके कहने पे असेंबलीज तोड़ दी और आज जेल में बैठे हुए। ये क्या हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं ना ये नजरियाती होने की सजा मिल रही है? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं तो परवेज़ इलाही की पर्सनली बहुत इज्जत करता हूँ। ओके। उसकी रीज़न है कि वो कम से कम मुनाफिक नहीं है। वो अगर इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के वो कुछ हासिल करते हैं तो फिर उस इस्टेब्लिशमेंट का नाम भी लेते हैं कि हाँ मैं इनकी वजह से हूँ। हाँ, साफ कहते। ठीक है। वो ये नहीं करते कि उतो रोला पाई जाओ तो अंदरों अंदरों खाई जाओ। लंदन से बैठ के आप जनरल बाजवा के खिलाफ भड़के मारें और अपनी पार्टी को कहें कि इनको वोट भी दे दें। ठीक है ना वो ये करते हैं कि मैं डेमोक्रेसी की फतह के लिए यहाँ आया हूँ और ताकतवरों से वो मुआहदे करके उनकी शराइत मान के पाकिस्तान आ जाए। ठीक है। वो तो अगर मुशर्रफ ने उन्हें बनाया था तो वो उसका साफ नाम लेते थे कि भाई मेरा ही बॉस है ये, और अगर ये 10 दफा भी यूनिफॉर्म में आएगा तो मैं तो इसे सदर बनाऊंगा। साफ कहते थे ना। एट द सेम टाइम ये शर्म की भी बात मैं अर्ज करने जा रहा हूँ कि साफ कहते थे ना। वो ये तो नहीं करते थे कि बनवाए भी जाते थे और वोट को इज्जत दो और इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे क्यों निकाला की बात करते थे। अब आ जाए शर्म वाली बात। तो इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान के पूरी दुनिया में कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग किए बगैर अपनी हुकूमत को कंटिन्यू, इवन अमेरिका के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इतनी मजबूत है कि वो बहुत सारी पॉलिसियों पे असरअंदाज होती है। बहुत सारी पॉलिसीज पे, हर पॉलिसी पे नहीं।
बहुत सारी पे ना, हर पे नहीं होती। सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स लिए। अब अगर आप इसी फार्मूले को पाकिस्तान में अप्लाई करें तो हम तो इस टाइम सिर्फ एक ही हमारा इशू है सिक्योरिटी का, नेशनल सिक्योरिटी का, वो चाहे माली हो चाहे वो दहशतगर्दी हो, व्हाटएवर, वो तो हम कहते हैं ना, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आपका मतमय नज़र सिर्फ इक्तिदा, पहले जन जरते ज़मीन पे लड़ाई होती थी, अब जो मौजूदा सियासतदानों ने कहा ना जन ना ज़मीन, ठीक है। पहले तो ये औरत को अब सियासत में इस सतह पे ले आए हैं कि औरतों को इस पे एहतिजाज करना चाहिए कि क्या औरत को सिंबल बना दिया है बेशर्मी का और सिंबल बना दिया है एक बेरा रवि का, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आज जुनैरा साहिबा आप भी एक्टिविस्ट हैं और आपका मुझे पता है कि आप इस पे क्या स्टांस रखती हैं। खुदा का वास्ता है, ये मेरे हाथ जुड़े हुए, आप औरतों को इस तरह सियासत में ना लाएं। कल को खुदा की कसम बहुत नुकसान होगा बहुत सारे लोगों का। मैं तो ये हर दफा कहती हूं, ठीक है ना। बार बार आज आप लोगों के सर से दुपट्टे उतार रहे हैं सियासत के लिए, कल पता नहीं क्या हो जाए। ये जो आप जुमला बार बार कहती हैं हवा किसी की भी नहीं, तो हवा खराब होने में कोई देर नहीं लगती है, ऐसा ही है, ठीक है। और एक चीज और मैं अर्ज कर दूं, ये जो हम करते हैं ना कि जी अब सारे हमारे साथ मिल गए और अब हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, और दूसरे कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। अल्लाह का अपना एक निजाम है, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दूसरों को आपको मिल गई, ठीक है। आप जहां मर्जी जाके जोड़ तोड़ कर ले, दूसरे बाहर निकले, को पार्टी कासिम के अब्बू की पार्टी निकले, उसको आप गिरफ्तार कर ले, ठीक है। आप उनको जमीन पे जगह ना दें, अल्लाह फिर उसका जवाब ऐसे देता है कि आप जमीन पे निकले, अवाम आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे, अवाम आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मुहैया करेंगे। कर ले, इसे जोड़ ले, इसे तोड़ ले, इससे मिल ले, इसको यूं कर ले, अवाम आपको अदालतें जो है वो क्या नाम है जमानतें देंगी। एक जुमला बस, अदालतें आपको जमानतें देंगी, इदारे आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, नैब आपको ग्रीन सिग्नल देगा, जो इस मुल्क के निज़ाम है वो आपको सपोर्ट करेगा। अवाम वोट नहीं देंगे, आप लिख ले वोट लेने के लिए, आपको लग पता जाएगा। अच्छा, शायद यही वजह है कि मौलाना जो है, मौलाना फजलुर रहमान, उनको शायद ये राना साहब ने ये बात बता दी है, उनको समझ आ गई है। वो बार बार कह रहे हैं कि माहौल नहीं है इलेक्शंस वाला। अब बात ये है, जो पैमरा हमें कहता है कि आप सैबोटाज ना करें, ये वर्ड लिखा हुआ है जो उनका कल का नोटिस आया उसमें, कि आप ये डिस्कशंस करके, एनालिसिस करके, तो पॉलिटिकल जो एक डेवलपमेंट होने जा रही है, इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इसको आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, इसको आप सैबोटाज कर रहे हैं। इनसे कौन पूछेगा जो कह रहे हैं कि पुरअमन इंतखाबी माहौल के मुतालबे पर हम ये समझते हैं कि शायद इलेक्शन हो ही नहीं सकता। वो दिन में कह रहे हैं कि कोई फोर्स आ जाती है, रात को कोई फोर्स आ जाती है, पता नहीं केपी वो समझते हैं कि पाकिस्तान से दूर कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे लोगों को नहीं पता क्या हो रहा है। तो भाग कौन रहा है लोगों से? अच्छा, मेरे दिल में क्या है वो बताना बनता नहीं है, मगर कागज़ों में पाकिस्तान में आईन है, सुप्रीम कोर्ट है, और मेरा ख्याल अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि आप इलेक्शन की डिले की बात नहीं कर सकते, और आपसे मुराद ताहिर मलिक नहीं है, राना इसार नहीं है, हर सिटीज़न है, मौलाना भी सिटीज़न है, तो ये तो सीधी सीधी तौहीन अदालत है भाई, ये तो सीधी सीधी 24 आवर में इनको केस बन रहा है। इनको नहीं कोई लेटर जा सकता, इनको नहीं कोई नोटिस जा सकता, ये सिर्फ सहाफियों पे ही। मैं जरा थोड़ी आपकी बात से थोड़ा सा एक और एंगल निकालूं कि पैमरा को तो बाद में हम क्रिटिसाइज करें ना, वेयर इज माय सुप्रीम कोर्ट। अगर मेरी कोर्ट ने ये कहा है, वो इस्लामाबाद में है भाई, जो भी है, मेरा मतलब आपकी देखिए, आपने जो निज़ाम बनाया, अमल दरामद एक अलग चीज़ है, कागज़ों में सुप्रीम का मतलब ही सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी ने पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ से एक बात की है, वो उसका ऑर्डर होता है बाय द वे। वो ऑर्डर ये है कि भाई मैंने ये तारीख दे दी है, और हम सलाम है मेरे सदर की, इतना बड़ा आदमी 10 की तारीख को उसने 7 कर दिया, उन्हें 2 दिन काम करो, मैं बड़ा का 8 को आपके आपके सदर से तो कोई बात करने को तैयार नहीं है। मेरा पॉइंट चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, वो कमिश्नर जो है, वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, और उसी दिन वो अमेरिकन एम्बेसडर से मिलने जाता है ना। इसी पे जो आपका असल सवाल है, अब जो भी उठ रहा है, 17 आपकी एप्लीकेशन चली गई है इलेक्शन कमीशन में। क्या मेरा तो आप दोनों से सवाल है, क्या वो भी तो इन्हें अदालत है? जब मैं एप्लीकेशन लेके इलेक्शन कमीशन के पास चला गया कि अच्छा, वो एप्लीकेशंस को एज अ न्यूज़ डिस्कस करना हमारी जिम्मेदारी है, हम नहीं बताना है। अच्छा, अब पैमरा कहता है कि आप उसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? वो भी सही है, वो भी सही है। अब मुझे नहीं मालूम, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कॉन्फिडेंट है ना इस वक्त इलेक्शन के लिए, वो परवेज खटक है। वो कह रहे हैं सबको हराऊंगा और वजीर आला बनूंगा। आपको कोई नुस्खा कीमिया समझ में आता है जो उनके पास है, जिसकी बेस पे वो इतने कॉन्फिडेंट है? मौलाना फजलुर रहमान को कॉन्फिडेंस नहीं है, नवाज शरीफ को कॉन्फिडेंस नहीं है, जरदारी साहब को नहीं है, परवेज खटक इज़ वेरी कॉन्फिडेंट।
एक ना बादशाह के पास एक बादशाह मिलने आया मलिक साहब। हाँ जी। तो बादशाह के पीछे ना एक बड़ा कमज़ोर सा पतला दुबला सा परवेज खटक साहब की सेहत वाला बंदा बैठा हुआ था। नहीं, उनसे पतला हो सकता है? नहीं, उनके जितना उनके जितना, मैंने कहा नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो उस बादशाह ने कहा कि ये कौन है? उन्होंने कहा ये मेरा वजीर है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या करता है? कहते हैं बदुआओं बड़ी चंगियां देता है, ठीक है ना। तो परवेज खटक साहब छेड़ रहे हैं सबको। हाँ, वो क्या बता रहे। हाँ। अब एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनको तो माशाल्लाह अगर पसीना भी आए तो खटक साहब से वो हैवी होता है, ठीक है ना। वो परेशान है, ठीक है। गवर्नर केपी के परेशान है, वो कहते हैं जी बंदे का वो हो जाएगा, फला हो जाएगा। अब ऐसे में एक बंदा उठता है परवेज खटक जैसा और वो उठ के कहता है, ओ भाइयों आप जो मर्जी कर लो, ठीक है, मैं बनूंगा वजीर आला। तो ये एक इस सिस्टम के अंदर देखो ना यार, कभी कभी हंसना भी चाहिए ना। तो परवेज खटक साहब एक ऐसा शगुफा छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात, आपके वजीर दिफा रह चुके हैं, आप उन्हें इजी नहीं ले सकते। यानी इससे अंदाजा करें कि किसी वक्त में हमारा दिफा कितना कमजोर था ठीक है ना। जैसे हमारी किसी दौर में वजारत खारजा कितनी मासूम थी कि वो बिलावल साहब के सर पे चलती थी, ठीक है ना। जिनके वालिद कहते हैं कि उनको तजर्बा नहीं है। और मैं सलूट पेश करता हूँ अपने इस निज़ाम को जिसमें जो बच्चों के पास तजर्बा नहीं होता आप उन्हें वजीर खारजा बना देते हैं। आप सोचें ज़रा, एक ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कि जब ये जाके टोनी ब्लिंकन से मिले होंगे, एंटनी ब्लिंकन, टोनी अंग्रेज हर दिन टोनी लग सकता है किसके साथ। जैसे पंजाबी में इंग्लिश में दी और पंजाबी में दा, जहां लगे लगा दो आप ना, तो वो सेट हो जाता है। अब ब्लिंकन साहब के पास जाके जब वो इंटरनेशनल अफेयर में बिलावल बात कर रहा होगा, जिसकी बात उसके अब्बू साहब नहीं सुनने को तैयार, शाबाश भी दी, ठीक है ना। तो वो शाबाश तो ये दी थी, शाबाश पुत्रा, बस मतलब वो तेरे पास। बाय द वे मलिक साहब वुड नो कि ये जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, जब किसी दो मुल्कों के या तीन के जितने भी सरबराहान आपस में मिल रहे होते हैं, ये बॉडी लैंग्वेज डिप्लोमेटिकली बड़ी काउंट करती है और ये एक मैसेज कन्वे करती है टू द बोथ कंट्रीज या जितने भी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं कि आपके लीडर ने आपको रिप्रेजेंट कैसे किया है। तो जब वो उनको थपकी दे रहे थे, जो लोग डिप्लोमेसी को समझते हैं उनको मालूम है उसका क्या मतलब है। जब उन्होंने बता दिया कि भाई तुम्हारी क्या हैसियत है, मैं तुम्हें कितना सीरियस लेता हूं। देखिए बात माजी में फिर चली जाएगी कि जब आपका एक प्राइम मिनिस्टर अमरीकी सदर से मुलाकात कर रहा है और वो पर्चियां साथ उसने रखी हुई है जिनको देख के पढ़ रहा है, ठीक है। उसमें वो एक पर्ची पे वो लिखा हुआ था कि 2 किलो घी भी लाना है, वो भी बोल दिया था। तो वही पर्चियों पे अगर आप बात करेंगे यार, तो फिर आप मेरे लीडर कैसे हैं 22-25 करोड़ लोगों के, कि अगर आपको बात करने के लिए पर्चियों के ऊपर रेफरेंस लिखने पड़ते हैं, ठीक है। अगर हमने इसी तरह के लोगों को अजूबा रोजगार, ठीक है, हमारा किसी से क्या झगड़ा है जुनैरा साहिबा। मैं सिर्फ दो मेरी बात सुन, देखे नवाज शरीफ हो, बिलावल हो, वो कोई भी हो, हमारा कोई झगड़ा नहीं किसी से यार। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ, मलिक साहब कहते हैं ना मैं मोची दरवाजे के आगे रोता हूँ, खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों के सामने मैं रोजाना लोगों को रोटी के लिए तरसते हुए देखता हूँ। मैं लोगों को एक मिनट, मोची दरवाजे के बगैर सियासत मुकम्मल नहीं है। बिल्कुल मैं अर्ज कर दूं, आपने मुझे बहुत राने की जज्बात के बगैर शो भी नहीं है। मैं इंतजार कर रहा था, तकरीर ही नहीं आई, मलिक साहब होगी। वो रिप्रेजेंट करते हैं आवाम को और वो उसमें इमोशनल हो जाते हैं। मेरी यार सुन ले, रोना धोना का सेगमेंट अगर ये लोगों की तकलीफ को महसूस करना रोना धोना है ना, तो अल्लाह ये तकलीफ मुझे सारी उम्र दे। एक मिनट मेरी बात सुने थे मलिक साहब, नहीं आप मेरी हर बात में बीच में बोलते हैं। नहीं मैं सवाल नहीं लूंगा, नहीं आप मेरी बात सुनेंगे। मैं जब भी बात करता हूं मेरी बात सुने पहले, जो मैं बात कर रहा हूं उसके जवाब दे दोगे। मेरा सवाल है पूरी दुनिया की तारीख में एक कौम बता दो जिसने रो दो के तरक्की किया, बोलो। अच्छा अब मैं मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिएगा। ये जो आप मुझे मोची दरवाजा कहते हैं ना, आप जैसे नौजवानों को मैंने कैंट के जो राउंड अबाउट है ना, उसे गोल चक्कर काटते देखा है। आप सारी जिंदगी उस पर गोल चक्कर ही काट सकते हैं, ठीक है। मुझे फख्र है, मैंने आपसे एक सवाल किया, मुझे फख्र है कि मेरी जिंदगी में मेरे दिल में मोची दरवाजे की बहुत अहमियत है, क्योंकि इसमें भुट्टो बोल के गया है, इसमें मौलाना नूरानी ने खिताब किया है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने खिताब किया है। इसके अंदर पाकिस्तान के बड़े, ये पाकिस्तान का वो स्पीकर था कि जब मोची दरवाजे में जुमला उठता था तो वहां तुरखम तक आवाज जाती थी। और एक बात और, इसके बाद आप चले जाइएगा, मैं चाह रहा था कि जुमले में अपने पूरे कर लूं। देखिए मलिक को मेरा रोना धोना बहुत बुरा लगता है, ठीक है, लेकिन खुदा की कसम, मैं फिर कसम खा के कह रहा हूं, अगर
किसी शख्स के दिल में थोड़ी सी भी इंसानियत जिंदा है ना, वो अपने इर्द गिर्द ये जो चलते फिरते लाशें हैं ना, अगर इनको एक दफा देख ले, इनको, इनके कर्ब को, इनकी तकलीफ को महसूस कर ले, फुटपाथों के ऊपर पड़े लोगों को देख ले, बरामदों के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर दवाइयों के लिए रुलते हुए लोगों को देख ले, अपनी फीसों के लिए लोगों को रोते हुए देख ले, उन बच्चियों को जिनके सरों में चांदी उतर आई और उनके पास जहेज नहीं था और वो घर में बैठी बैठी बूढ़ी हो गई, उनको देख ले। अगर आप एक दफा उन लाइनों को देख लें जिसमें लोग, जहां मुफ्त रोटी मिल रही होती है, जिसका खड़े होकर उनके चेहरे के ऊपर जिस किस्म की शर्मिंदगी होती है, लानत है ऐसे निजाम के ऊपर जिसके अंदर 24 करोड़ लोग भूखे मर जाए और आप ऊपर बैठ के मौलाना फजलुर रहमान से सीट एडजस्टमेंट हो रही है, आज मैं उनसे मिल रहा हूं। नीचे जाके देखें और डरे उस वक्त से। मलिक साहब, राना मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल है, डरे उस वक्त से और डरे पूरी इंसानी तारीख में एक रियासत बता नहीं, बस एक जुमला, एक लीडरशिप बता दो जिसने रो दो के माशरा सब इसके जवाब में बस कर एक जुमला सुन ले। सागर सिद्दीकी, रोना तो ना बस कर दो, आगे लेके जाओ लोगों को। तुम बड़े अच्छा बोलते हो, बड़े अच्छे ख्याल आते हैं लोगों को। नहीं, ये जुमला कहूंगा रोने धोने पे सब, इसके बाद ब्रेक ले। कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि मलिक साहब की हिस्ट्री बड़ी कमजोर है, ठीक है ना। रोना जो है ना शेवा अंबिया है। दुनिया के जितने प्योर लोग गुजरे हैं ना, वो जरूर रोते थे, उन लोगों की तकलीफ को देख के रोते थे। मलिक साहब का तो चूंकि दूर दूर वास्ता नहीं है ना उन शख्सियात से, ठीक है। ये एक स्टीरियोटाइप, ये क्या नाम है, मौत के कुएं के अंदर मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि आंसुओं की कीमत क्या है, ठीक है ना। इनके पास जब वर्डिंग खत्म हो जाती है, रोना बंद कर दो, वो कर दो। चले, मुझे ब्रेक लेनी है। पॉइंट ये है कि पहली दफ़ा 1962 में चौधरी ज़हूर इलाही जो थे वो आज़ाद हैसियत में MNA बने थे। 62 से लेके आज तक चौधरी शुजात, परवेज़ इलाही सब एक ही जैसी सियासत कर रहे हैं। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ का इब्तदा से अभी तक का हाल देख लें, एक ही जैसी सियासत हो रही है। हमारा हाल ये है कि अभी आज न्यूज़ चल रही है कराची में आयशा मंजिल में एक आतिश ज़दगी हुई है, बड़ी सख्त फायर है वो, और इससे 3-4 दिन पहले भी एक फायर थी जो जिसने बड़ी तबाही फेरी। और हालत ये है कि एग्जिट रूट्स नहीं बने हुए बिल्डिंग्स में। ये गवर्नेंस की बेसिक चीज़ें हैं कि आपने एग्जिट रूट्स बनाने होते हैं कि अगर आग लग जाए लोगों को मालूम होता है उन्होंने निकलना कहाँ से है। तो जहाँ सीट एडजस्टमेंट्स प्रायोरिटीज़ हों, 60s से 50s से आप एक लेगेसी लेके चले जा रहे हैं जिसमें सिर्फ इक़्तिदार का नशा है, उसके लिए आप बार बार एक दूसरे के दरवाजे पे भी चले जाते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। इल्ज़ामात भी इतने घटिया लगा देते हैं कि वो नाकाबिले फ़हम होते हैं कि आप कैसे उस डेप्थ तक पहुँचे हैं। तो ये जो लोग मर रहे हैं, ये जो आगे लग रही हैं, इस पर हमने सिर्फ हमेशा यही सुना है कि किसी गवर्नर ने, किसी वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया। आज भी कामरान टिसोरी साहब ने उसका नोटिस ले लिया है। आज भी MQM और PSP चीख चीख के कह रहे हैं कि 5 साल हमें दे दें, फिर देखें इस मुल्क की तकदीर कैसे बदलती है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जब तक हमें सब कुछ कंट्रोल में नहीं मिलेगा हम कुछ ठीक भी नहीं होने देंगे। तो वाकई जिस मुल्क में इतना डिवाइड एंड रूल हो उसमें यही हो सकता है जो हो रहा है। कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। और एक ख़बर है मेरे सामने जिसके बाद मुझे ये सोच आ रही है कि क्या हमारी जनरेशन और हमसे आगे की जनरेशन्स को कभी इंसाफ मिल सकेगा हमारी अदालतों से। उसकी वजह ये है कि साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर करने का अल्टीमेटली फैसला हो गया है। इम्कान है कि समाअत आइंदा हफ्ते मुकर्रर कर दी जाएगी। इसके अलावा हमारे एक एक्स प्रेसिडेंट और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुशर्रफ के हवाले से भी एक पेशावर हाई कोर्ट का केस है जिसके बारे में ये सोच विचार जारी है कि क्या उसको टेकअप किया जाए या ना किया जाए। जहां वज़राए आज़म, जहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जहाँ पे सदर दुनिया से चले गए और अभी तक अदालतें फैसला नहीं कर पा रही कि उनके बारे में कोई रेफरेंस समाअत के भी काबिल है कि नहीं, वहाँ हम किस इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मलिक साहब, इंसाफ देखिए, मुझे तो लगता है पता नहीं इसके पीछे क्या है। मुझे तो सबसे बड़ा दुख है अपने पीपल्स पार्टी पे। मैं देख रहा था 79 में जब भुट्टो को फांसी हुई है, अब सारी दुनिया तकरीबन कहती है कि अब ये
फांसी जो कानूनी तौर पर उस पर मतलब शक किया जाता है या डेफिनेशन में आप जुडिशियल मर्डर कहा जाता है। आप 1988 में आए, 90 में मोहतरमा गई, फिर 93 में फिर मोहतरमा आई, 93 में गई, 2003 में आप आए, 2008 में जब आप आए तो आपने 3 दफ़ा फेडरल हुकूमत और सिंध तो आपकी जेब में है। तो यार मतलब याद है आपको UNO आएगा, वो मलिक साहब की डेथ भी होगी जो वजीर दाखिला हमारे बने। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपका सका मतलब मियाँ जो आपके बच्चों का बाप है वो सदर पाकिस्तान हो, अगर वो चले छोड़ दे हम पॉलिटिकल बात, अपनी बीवी को नहीं मतलब इंसाफ ला सके, तो इसका मतलब है कि हमने ये सारे मुकदमात कंपनी की मशहूरी के लिए रखे हुए हैं। मसलन अगर कहीं ना कहीं किसी को पता नहीं, और हम बड़े सियाने लोग हैं कि अगर हमें याद आता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का टाइम इलेक्शन है तो दाएं से बाएं से किसी को यार इस केस को उठा दो। सवाल ये है कि यार जब इस मुल्क की 3 दफ़ा पॉलिटिकल पार्टी, मैंने आपको टेन्योर बता दिया, ये पाकिस्तान का सिटीजन था यार, प्राइम मिनिस्टर था, और बड़ी अजीब बात है वो चेयरमैन है इस्लामी समिट का, मुसलमानों होने का जो आपका प्राइड है उसका वो चेयरमैन था जब आपने उसको पकड़ा। तो खुदा का वास्ता है, तो ये कब तक आप किससे मजाक कर रहे हैं, किसका। और मैं आपको जाते जाते खबर भी दे दूं, 88 में जब मोहतरमा बेनज़ीर जो अपना ये जिनको बड़ा प्यार मोहब्बत से राना हमारा याद करता है, मोहतरमा ने ये मुआहदा किया था जनरल इसाक के साथ कि नंबर 1 कि भुट्टो की फांसी का केस नहीं छेड़ूंगी, ज़ियाउल्लाह की फैमिली पे केस नहीं करूंगी, ज़ियाउल्लाह को मर्डर नहीं कहूंगी। ये थी आपकी जमहूरियत, ये थी शहीद जमहूरियत, ये 3 एग्रीमेंट करके पावर में आई थी। तो ये तो आपकी पावर अंदर है, कौन है यहाँ पे जो पावर से बाहर गया? असूल कहाँ है आपके? पावर अपनी जगह, लेकिन इंसाफ के बगैर माशरे चल सकते हैं? मैं मुन्नू भाई की ना एक नज़र में उसके 2-3 शेर आपको शेयर करना चाहता हूँ। आपने मुझे एक इसकी तरफ इशारा किया था एक दफ़ा, नज़र में लंबी है लेकिन उसके 2-3 चीज़ें मैं आपसे कहते हैं कि एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर चोरा डाकुआ कातलों कोलों चोरा डाकुआ कातलों बारे की पुछ दिओ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਜਿੰਜ ਵਸਦੇ ਨੇ ਕਿੰਜ ਵਸਣਗੇ। ਕੌਣ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਡਾਕੂ, ਕਾਤਿਲ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਮਾਈ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਈ ਮੇਰੀ ਤਾਈ, ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ टैक्स चुराए, मेरा मामा चोर सिपाही। फिर आगे जाके एक जगह कहते हैं, बस एक और जुमला कहूँगा, कहते हैं या पाकिस्तान के बारे कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह नू मनन वाले भुक्के नंगे बेघर लोकी फुटपाता ते लेटे हुए सोच रहे ने पाकिस्तान का मतलब की है। ये वो चीज़ है जो मैं कहता हूँ और मेरे प्यारे मलक को बहुत बुरी लगती है। और जब मैं इनकी बात करता हूँ, इन भिख मंगे लोगों की, इन नामुराद ख्वाहिशों की जो क़याम पाकिस्तान से पहले ये लेके आए थे, और शायद मेरी जज्बातियत और मेरा दुख इसलिए ज़्यादा वो है कि मैंने तो अपने बाप को देखा है पाकिस्तान के लिए हिज्जत करके आके पाकिस्तान पे फ़ख्र करते हुए। तो मेरे बाप की तो कब्र भी इधर ही है, मेरी भी इधर बनेगी, मेरे बच्चे भी इधर रहेंगे। और इस मुल्क के जो हुक्मरान हैं वो लंदन में, यूरोप में बंगले बनाएंगे, कोठियाँ बनाएंगे, जायदादें बनाएंगे, कारोबार करेंगे, और हम पे सिर्फ हुक्मरान नहीं, लेकिन वो जो मर्जी कर लें, चाहे वो हुक्मरान बन जाएं। हुक्मरानों के साथ भी ये हो रहा है कि उनकी वफात के बाद भी केसेस नहीं पुट अप हो रहे उनके। खुद बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन पे जरदारी साहब की गवर्नमेंट UN को बीच में ला के एक आइडिया आया था कि कमीशन बनाएं और आप इन्वेस्टिगेशन कराएं कि उनकी असैसिनेशन किसने की, उस पर खामोश रहे। काफ लीग को कातिल लीग एक जुमला और मैं इसमें आपको जो आपने बात की है कि जब वो कमीशन आया ना, हरीरी जो है हरीरी, तो कहा जब वो एयरपोर्ट उतरे तो रहमान मलिक साहब, जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, कहा यह जाता है कि वो उन्हें जब वो आए तो रहमान मलिक ने उन्हें 4 फाइलें दी, कहा कि ये तहकीक है, बस ये रखें, आप पाकिस्तान की सैर शैर करें और वापस चले जाएं। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि हाउ मच जरदारी साहब वाज सीरियस अबाउट इट। और जो अपनी बीवी के लिए इतने सीरियस थे, तो भुट्टो के लिए क्या होंगे? भुट्टो से तो उनका कोई ताल्लुक नहीं था, भुट्टो से तो मलिक का ताल्लुक है या मेरा ताल्लुक है, ठीक है ना। जो नहीं, जो आज की नस्ल है ना जुनैरा, वो कासिम के अब्बू को इसलिए आइडियलाइज करती है कि जब वो बड़े हो रहे थे तो उनके सामने एक ही हीरो था। हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारे सामने एक ही भुट्टो था, और छोटे छोटे ताजिर
और छोटे छोटे पुलिस वाले और छोटे छोटे कब्जा ग्रुप जब बड़े हो रहे थे तो उनके सामने नवाज शरीफ हीरो था। दैट्स द डिफरेंस। हाँ, जिस टाइम में जो हीरो कोई कमेंट करना जी चाहता जी हूं। जी हमारे निज़ाम ने 1948 में ये फैसला कर लिया था कि हमने सफेद स्याही नहीं करनी। इस मुल्क का वजीर आजम मर्डर हुआ था, सरेआम हुआ था, जलसे में मर्डर हुआ लियाकत था। अली खान। मैं समझता हूँ हमने उसी दिन फैसला कर लिया था कि हमारे यहाँ जो ताकत में है वो ताकतवर में, जू ही वो गया तो गया। नहीं, इससे एक जुमला और आगे कर लेना सुनहरा, आपको बताएं 48 में कि खड़े हैं। कायदे आजम साहब की जब अल्लाह रहमा की वो आई है एम्बुलेंस, तो वो क्यों खराब हो गई थी? उसका और कोई रिस्क्यू करने क्यों हम नहीं आया 48 पे था? और खड़े वो हैं। अच्छा। चारपाई पे अंदर तड़पते रहे थे तो हम उन्हें क्यों नहीं वो कर वही सके? खड़े हैं, बड़ी वही खड़े हैं। तल्ख हकीकतें हैं और इनके बगैर जाहिर है डिस्कशन आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन ये बताएं, एक जानिब सीट एडजस्टमेंट के लिए काफ लीग से मुलाकात हो रही है, दूसरी जानिब फजलुर रहमान से मुलाकात हो रही है। आपको क्या प्रिवेल करता नजर आ रहा है? इलेक्शंस हो रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब की ख्वाहिश है कि ना हो क्या रहा है असल में? शॉर्टली आज उन्होंने जितनी कोड़ियां सुटी है ना, हाँ। तो मुझे तो लग रहा है कि हाथ ना आए तो थूक वो क्या होता है? यानी कि आपके जब हाथ में नहीं आएगा, हाँ। वो सदर अच्छा, नहीं बन अंगूर रहे। खट्टे हैं। हाँ, अंगूर खट्टे हैं। और जब आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा तो फिर आप यही कीड़े निकालेंगे जो निकाल रहे हैं। नहीं तो एक तरफ वो सीट एडजस्टमेंट हो रही है, सब कुछ ठीक है, दूसरी इत्तेहाद तरफ देखो प्रॉब्लम हाँ। क्यों हुई है। मैं हालांकि राना बड़ा सख्ती से मेरे पे गन पॉइंट पे रखता है, तूने इमरान की तारीफ नहीं करनी। असल में हुआ आप इन्हें क्यों मना करते हैं? केपी मैं मजाक किया है, अभी लाइटर ऑन दी लाइटर। अच्छा। केपी के में ना एक वेव आई है। अच्छा। तो मौलाना बेचारा जब लाहौर आता है तो मियाँ साहब से मिलता है, अच्छे वैसे खाने शाने खाता है, तो जीजा तो बड़ा ताकतवर बंदा मेरे साथ है, मैं सदर बनूंगा। जब आपने घर जाता है तो कहता है कभी सजी मुची इलेक्शन अगर हो गए तो फिर कहता है यार मनसूख करा लो। अब इससे ज्यादा ना बात करना। अगर 1 मिनट है तो मैं बोले जी जी वो ना शॉर्टली। एक बंदे ने ना लड़ाई हो रही थी तो जो नीचे पड़ा हुआ था ना उसे मार रहा था, जो मार रहा था ऊपर वो रो रहा था। तो लोगों ने कहा तू मार रहा है, तू क्यों रो रहा है? कहता है जो उठे मैंने बड़ा मारेगा। वेल यहाँ पे मार जहाँ पे महवर हो सियासत का, हर कोई मार खा रहा है और बोला और अपनी तरफ से मार लगा भी रहा है जहां जहां जिसका दाव लग रहा है, लेकिन लोग सब देख रहे हैं। मैंने आतिश ज़दगी की बात की थी। मुमकिन है, मैं सिर्फ ये एक एलिजिडली बात कर रही हूँ, मुमकिन है कि ये जो इतनी आतिश ज़दगियाँ होती हैं ये कहीं ना कहीं किसी को कोई फ़ायदा ही दे देती हों, इसलिए इनके ऊपर कंट्रोल करने की भी कोशिश नहीं की जाती, क्योंकि हम माजी में रिकॉर्ड जलते देख चुके हैं। तो इसलिए शायद लोगों को रोजगार के पीछे लगाए रखो, नौजवान को परेशान रहने दो, बिल्डिंग्स में इसी तरह की बिल्डिंग बनने दो जिसमें कोई रास्ता ही ना हो बाहर निकलने का, उसके बाद केसेस बना दो कि जी फलानी जो बल्दिया टाउन फैक्ट्री थी वो कैसे जल गई, उसके ऊपर लंबे लंबी समातें करते रहो। ये पूरा एक साइकिल है जिसमें उलझा दिया गया है हम सब लोगों को। हम भी कभी एक सिरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, कभी दूसरे को पकड़ते हैं, लेकिन वो ऐसा जिगसॉ पजल है कि जिसको सिर्फ एक चीज़ ठीक कर सकती है, वो है अवामी मैंडेट। दैट्स ऑल। इसके अलावा इसका कोई रास्ता नहीं है। द सूनर वी अंडरस्टैंड इट द बेटर। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जैसे जीरक सियासतदान जब इस बात पे अटल हैं कि माहौल ही नहीं है इलेक्शन का, तो फिर सिर्फ उनके पास मैं रिक्वेस्ट ही भेज सकती हूँ कि आप माहौल बना दें, इंतखाबात तो होने चाहिए, उनके बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। आई विल सी यू टुमारो।